हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हम एम लक्ष्मीकांत सर की जो 7th और लेटेस्ट एडिशंस हैं मार्केट में अवेलेबल इंडियन पॉलिटी की, वो सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियसली हम बहुत से लेक्चर देख चुके हैं ऑलरेडी और अराउंड 8 चैप्टर कवर कर चुके हैं। और हमारा लास्ट लेक्चर था वो था फंडामेंटल राइट, जिसको हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया है। और अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है चैप्टर 9, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। क्लियर है। और आज हम इसी चैप्टर को डिटेल में देखेंगे। क्लियर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं उनकी लोकेशंस कहाँ हैं, फिर उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्टली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात करें तो होते क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप ब्रेक डाउन करिए नाम को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो क्या किए जाएंगे, डायरेक्ट किए जाएंगे। किसको किए जाएंगे, स्टेट को। क्यों किए जाएंगे, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ बनाए, प्रोग्राम्स बनाए, लॉज बनाए। तो क्या करें, इनको इम्प्लीमेंट करें, मतलब इनका यूज़ करके लॉज बनाएं। तो कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट को डायरेक्ट किए जाते हैं, स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि वो यूज़ करें इन प्रिंसिपल का फॉर मेकिंग द लॉज, फॉर मेकिंग द पॉलिसीज़। तो इनको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अब देखिए ये सिचुएटेड कहाँ है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं ये पार्ट 4 में, 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमें पता है पार्ट 3 के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिचुएटेड इन द पार्ट 4 आफ्टर पार्ट 3 विच वॉज योर फंडामेंटल राइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के अंदर देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्या ये ओरिजिन, ये कहाँ से, ये प्रोविज़न जो है वो हमने कहाँ से लिए। जैसे कि फंडामेंटल राइट जो है हमने लिए थे यूएस के बिल ऑफ राइट्स से, वैसे ही जो डीपीएसपीज़ हैं वो हमने लिए थे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इन 19, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन था 1937 का आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और आयरिश ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये प्रोविज़न स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। तो हमने लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ये प्रोविज़न हमें देखने को मिले आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये प्रोविज़न हमें देखने को मिले स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। अब देखिए अम्बेडकर का क्या कहना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना, इन कॉन्स्टिट्यूशंस के ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको नोवेल फीचर्स मानते थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि उनका कहना था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना, अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट यानी कि डीपीएसपी, अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स, दे बोथ आर कंसिडर एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भीमराव अंबेडकर का ये कहना था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट आर कंसिडर एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ ग्रैनविल ऑस्टिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है ग्रैनविल ऑस्टिन। उनका क्या कहना था कि जो डीपीएसपीज़ हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट अगेन आर द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है, आत्मा, उसकी इंटरनल वॉइस। तो कॉन्स्टिट्यूशंस की इंटरनल वॉइस के साथ कंपेयर किया है ग्रैनविल ऑस्टिन ने, किसको, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को। जैसे कि भीमराव अंबेडकर ने इन दोनों को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो ये अलग अलग कमेंटर्स हैं जिन लोगों ने कमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशंस के इस प्रोविजंस पे, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। क्लियर है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या होते हैं, कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि स्टेट को डायरेक्ट करते हैं ताकि वो जो भी कोई पॉलिसीज़ बनाए, लॉज बनाए, तो क्या करे, इन पॉलिसीज़ का, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का यूज़ करे और इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपने लॉज के अंदर इम्बाइब करें। ये हमें पार्ट 4 के अंदर देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 36 to 51 के अंदर हमने बोरो किए थे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिन्होंने आयरलैंड ने या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया था। अम्बेडकर ने इन्हें नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। साथ ही फंडामेंटल राइट अलॉन्ग विद डीपीएसपीज़ हो गया, इनको क्या कहा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। साथ ही साथ ग्रैनविल ऑस्टिन की बात करें तो उन्होंने ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को क्या कहा है, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते कुछ फीचर्स देखते हैं कि भाई ये जो DPSPs हैं, जैसे हमने फीचर्स और प्रिंसिपल देखे थे फंडामेंटल राइट के, वैसे ही क्या हैं ये जो DPSPs देखने को मिलते हैं हमें, उनके भी कुछ प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये फीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं क्या फर्स्टली, तो देखिए सबसे पहला क्या होता है कि स्टेट शुड कीप इन द माइंड्स वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज़ एंड द लॉज। हमने ऑलरेडी बात की DPSPs का मतलब ही ये होता है, ये इसीलिए पुट किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि स्टेट का मतलब हम राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। स्टेट का मतलब होता है एक पॉलिटिकल एंटिटी, और हम जब स्टेट की बात करते हैं तब यहाँ पे यूनियन यानी कि सेंटर भी आ जाता है, स्टेट भी आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट भी आ जाती है। तो इन गवर्नमेंट्स को क्या है, ये जो प्रिंसिपल्स है उनको माइंड में रखना है जब ये फॉर्मुलेट करेंगे पॉलिसीज़, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, है ना। आर्टिकल 36 की हम बात करें, जो फर्स्ट आर्टिकल है DPSP का, वो क्या बात करता है, वो स्टेट की डेफिनेशंस की बात करता है, ठीक है। विच आर सिमिलर टू दोज हो गया मेंशन इन द आर्टिकल 12 ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा था आर्टिकल 12 को, है ना, जब हम फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत कर रहे थे। तो आर्टिकल 12 के अंदर क्या थी, स्टेट की डेफिनेशन थी कि स्टेट शुड कंप्राइज हो गया सारी एंटिटीज़, यानी सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट्स हो गई, है ना, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट हाउस हो गया, इसके बाद सारे सेक्रेटरीट्स हैं, है, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हो गई, फिर उनके सारे डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज़ हो गई, फिर PSUs हो गए सेंटर स्टेट्स के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई, और कोई भी एजेंसी हो गई जो कि फंडेड बाय स्टेट फंड। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, स्टेट की डेफिनेशंस के अंडर आती थी, अंडर आर्टिकल 12। सेम स्टेट की डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 36। तो डेफिनेशन इन आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 ऑफ द स्टेट बोथ आर सिमिलर। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और फीचर्स की, तो आर्टिकल 37 यानी कि नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 36 स्टेट की डेफिनेशन देता है, जो कि आर्टिकल 12 यानी कि पार्ट 3 के आर्टिकल 12 के इक्वल देखने को मिलती है। वैसे ही आर्टिकल 37 की बात करें तो ये टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल्स हो गया, दैट दिस प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री और द गुड गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। यानी कि ये जो DPSPs हैं ये क्या हैं, दीज आर वेरी फंडामेंटल्स, यानी बहुत ही मूलभूत है, बहुत ही फाउंडेशनल है फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, फॉर द गुड गवर्नेंस। हम देखेंगे वन बाय वन, तब आपको पता चलेगा किस तरीके से ये वेरी फाउंडेशनल एंड वेरी बेसिक है फॉर द गुड गवर्नेंस इन द कंट्रीज़। तो आर्टिकल 37 ये बात करता है कि दीज प्रिंसिपल्स हो गए आर द फंडामेंटल्स हो गए इन द गवर्नेंस ऑफ और द गुड गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। डन। और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये जो फीचर्स होते हैं ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से ऑन होम, ऑन द स्टेट, के ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके क्या करना है, स्टेट्स को अपनी लॉज और अपनी पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट करनी है ना। और भीमराव अंबेडकर का कहना था कि ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, जिसमें से मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव किया गया, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अंदर इसे इंस्ट्रूमेंट, ये जो एक्ट था इसके अंदर इस प्रोविज़न को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया था, और वहीं से कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमने क्या की, इम्बाइब की है। और इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से हमने लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह रिसेंबल करते हैं फॉर द स्टेट, कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे स्टेट अपनी पॉलिसीज़ के अंदर। साथ ही साथ प्रमोट करते हैं आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स हो गया, वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियल्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम DPSP की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये क्या करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। कैसे, तो हम वन बाय वन जब आप देखेंगे प्रिंसिपल, जैसे कि हम सोशल प्रिंसिपल्स देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, इक्वल वेजेस की बात की है, मैटरनिटी लीव की बात की गई है ना, लेबर वेलफेयर की बात की है, लेबर राइट्स की बात की गई। तो ये सब क्या है, सोशल प्रिंसिपल्स ही है ना, जो कि सोशल डेमोक्रेसी, सोशल प्रोटेक्शन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सोशल प्रोटेक्शन। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये चीज़ें क्या हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंडिकेट कर रही है ना। तो बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, आप प्रिंसिपल को और होलिस्टिकली देखेंगे तो वो सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेमोक्रेसी को, यानी कि दोनों सेंस को कहीं ना कहीं चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं ये प्रिंसिपल। इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और DPSPs क्या करते हैं, इनका मेन रोल होता है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, अनलाइक फंडामेंटल राइट विच प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्लियर।
इसके बाद बात करें हम तो ये एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। क्यों? क्योंकि सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी जनरली क्या होता है, स्टेट कौन सा स्टेट होता है, किस टाइप के स्टेट, जो जिस स्टेट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, तो एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है ये। प्रिंसिपल्स हम वन बाय वन देखेंगे तब आपको एकदम क्लियर कट आइडिया आएगा किस तरीके से ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल भी बोला जाता है, नॉट द पॉलिस स्टेट, है ना। पॉलिस स्टेट हम कॉलोनियल एरा में देख चुके थे ऑलरेडी, है ना, जो कि क्या करता था, एक डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करता था, कर्ब करता था ह्यूमन राइट्स को। तो वही चीज़ें वापस ना हो सके इसीलिए प्रोविज़न्स को ऐड किया गया है, और ये प्रोविज़न जो है वो क्या बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। इसके अलावा कुछ फीचर्स की बात करें हम तो फीचर्स है नॉन जस्टिशिएबल इन द नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। हमने देखा था फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं, दे आर जस्टिशिएबल, यानी उनका अगर वायलेशन होता है तो सीधा आप हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी ऑब्वियसली जा ही सकते हैं। बट ये जो DPSPs हैं ये क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि अगर इनका वायलेशंस करता है स्टेट, इनको यूज़ नहीं करता है अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम और लॉज बनाने में, तो आप क्या हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, बिकॉज दीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन द नेचर। इसके बाद बात करें हेल्प द कोर्ट टू एग्जामिन एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटीज़ ऑफ द लॉ। कोई भी लॉज पास किया जाता है सेंटर या स्टेट के द्वारा, तो जो लॉज कोर्ट के पास आता है जुडिशियल रिव्यू के लिए, तो कोर्ट क्या है, कई बार इन DPSPs का भी यूज़ करती है टू एग्जामिन द वेदर द लॉज इज़ एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। तो ये हमें क्या देखने को मिलते हैं, कुछ नोवेल फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि हैं DPSP के, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है चीज़ों को। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ DPSPs। पर क्या एक्चुअली ये क्लासीफाई किए गए DPSP को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना हमें कोई ऐसा क्लासिफिकेशन देखने को मिलता नहीं है, बट फॉर जस्ट अवर और बस फॉर द शेक ऑफ आवर ईजीनेस इन अंडरस्टैंडिंग हो गया, हमने क्या किया, इनको 3 पार्ट के अंदर क्लासीफाई किया, या 3 पार्ट के अंदर हम बोले तो डिवाइड किया है। रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है जो DPSP को क्लासीफाई करता है। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें सीरीज़ के अंदर दी गई है, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग्स है ना वी हैव क्लासीफाइड दिस प्रिंसिपल्स हो गया इनटू द मेजर 3 पार्ट्स। ये कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? तो ये रहे 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो कुछ आते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अब देखिए सेकेंड की बात करें हम गांधीयन प्रिंसिपल, और थर्ड की बात करें तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब ये होता क्या है, तो देखिए नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। फर्स्टली हम बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स कैसे होंगे, तो भाई ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे DPSP के अंदर, कुछ हमने देखा है आर्टिकल 36 to 51 DPSPs हैं, जिनमें से 2 आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आर्टिकल 36 जो कि स्टेट की डेफिनेशंस की बात करता है, आर्टिकल 37 हो गया जो बात करता है कि दीज प्रिंसिपल्स आर द वेरी फंडामेंटल इन द गुड गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। तो एक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टार्ट होते हैं नंबर वाइज 38 से लेके 51 तक। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ओवरऑल, तो इनके अंदर क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको हम सोशल प्रिंसिपल्स बोलते हैं या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं। इनको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्यों बोलते हैं? फर्स्टली तो याद रखना ये चीज़ें किस चीज़ की बात करेंगे, ये सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, ये सोशलिज़म के बारे में बात करेंगे, ये गुड हेल्थ की बात करेंगे, वेलबींग की बात करेंगे, एजुकेशंस की बात करेंगे, है ना, मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन द सोसाइटी की बात करेंगे, लाइवलीहुड यानी कि एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, है ना, जस्टिस की बात करेंगे, फ्री लीगल एड्स की बात करेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स होंगे आपको जो देखने को मिलेंगे, ये मोर और लेस क्या बात करेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए बात करेंगे, सोसाइटी से ओरिएंटेड कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। इसीलिए हमने क्या बोला, इनको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बोला है। कुछ आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 38 क्या बात करता है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात करता है। अगर हम आर्टिकल 38 की बात करें तो आर्टिकल 38 के अंदर क्या चीज़ें मेंशंस की गई है, तो आर्टिकल 38 बात करता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing a social order permitted हो गया by the justice, that is what kind of justice, social, economical, political, and to minimize the inequalities in the income, status, facilities and the opportunities. What it means, तो article 38 बात करता है
जस्टिस की बात करता है। 3 टाइप के जस्टिस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं प्रीएम्बल के अंदर, जो कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड द पॉलिटिकल जस्टिस है। साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर जो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं, है ना, इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको क्या करने की कोशिश करता है ये आर्टिकल उसको मिनिमाइज़ करने की बात करता है, अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करता है। तो क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं ये आर्टिकल कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। जस्टिस, दैट इज़ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन द इनकम हो गया, प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ हो गया, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी हो गया फॉर द एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ये आर्टिकल 38 है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात करता है। इसके बाद हम आर्टिकल्स की बात करें, सेकेंड आर्टिकल्स, तो हमें आर्टिकल देखने को मिलता है आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 39 क्या है, देखिए हम देख रहे हैं सीरीज़ बाय सीरीज़ ये आर्टिकल्स देख रहे हैं ना, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो हमने डिवाइड किए हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल। तो 38 के अंदर देख लिया हमने कि भाई जस्टिस की बात की है, इनकम इनइक्वालिटी को कम करने की बात की, और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करने की बात की गई। वैसे आर्टिकल 39 हो गया। आर्टिकल 39 क्या बात करता है, तो ये आर्टिकल 39 बात करता है टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ अ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन, यानी लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हो गया। एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट्स की बात करता है फॉर ऑल द सिटीजन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मटीरियल रिसोर्सेज हो गया, फॉर द कम्युनिटी गुड्स हो गया, लाइवलीहुड हो गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रिसोर्सेज हो गया, प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ वेल्थ हो गया इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कि भाई जो फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में सारी वेल्थ नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हमको प्रेजेंट में देखने को मिलता है। और बोलेंगे सर ये प्रिंसिपल्स तो एक्चुअली है नहीं ग्राउंड लेवल, बट हाँ ये चीज़ें क्या है, अभी भी हम स्ट्रगल करते हैं इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने में। इन प्रिंसिपल्स की जो एक्चुअल सोल है, डिमांड है, ये चीज़ें अभी भी सोसाइटी में हमें नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा क्या बात करता है आर्टिकल 39, तो इसके अलावा बात करता है इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क हो गया फॉर मैन एंड द वुमेन, है ना, प्रिजर्वेशंस ऑफ हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ हो गया ऑफ द वर्कर्स एंड द चिल्ड्रंस अगेंस्ट द फोर्सिबल एब्यूज़ होगा, अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्डहुड एंड द यूथ हो गया, ठीक है, अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ अ यूथ हो गया इन द चिल्ड्रंस हो गया, है ना, अगेंस्ट द मॉरल एंड द मटेरियल अबेंडोनमेंट हो गया। तो ये बहुत से प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं आर्टिकल 39 के अंदर, जो कि लाइवलीहुड हो गया, प्रोटेक्शन हो गया ऑफ द चाइल्ड हो गया, यूथ हो गया, है ना। इसके अलावा बहुत सारे हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस हो गया। तो ये कुछ देखने को मिलते हैं हमें क्या है, सोशल सिक्योरिटी से या फिर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से रिलेटेड प्रिंसिपल हमें आर्टिकल 39 के अंदर देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमने इस आर्टिकल्स को सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर ऐड किया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 क्या बात करता है, तो देखिए आर्टिकल 41 जो है वो बात करता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड द डिसेबल। कि भाई कोई भी अनएम्प्लॉयड है ना, कोई भी ओल्ड एज है, कोई भी सिक पीपल है, डिसेबल पीपल है, तो क्या करना, उसको पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना। साथ ही साथ सिक्योर करना राइट टू वर्क, टू एजुकेट, टू एजुकेशंस, ये सारी चीज़ें। लाइवलीहुड यानी कि अगेन राइट टू वर्क का मतलब क्या होता है, राइट टू वर्क और एजुकेशन, ये सिक्योर कराना, ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 41 के तहत ही देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं ये क्या है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमने इसको किसके अंदर रखा है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर। तो आर्टिकल 41 क्या बात करता है, गवर्नमेंट असिस्ट करेगी किन किन को, कि भाई वुमेन्स है, डिसेबल है, सिक पर्सनस है, ओल्ड एज है, अनएम्प्लॉयड है, तो कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट्स के द्वारा। और साथ ही साथ हो गया राइट टू वर्क्स को भी सिक्योर करता है आर्टिकल 41। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 42 की। आर्टिकल 42 क्या बात करता है, तो आर्टिकल 42 की हम बात करें तो आर्टिकल 42 के अंदर प्रोविज़न देखने को मिलते हैं टू मेक द प्रोविज़न फॉर द जस्ट एंड द ह्यूमन कंडीशन ऑफ अ वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ। तो आर्टिकल 42 आपको क्या बात करता है, मैटरनिटी लीव की बात करता है या मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है। जब भी कोई भी वुमेन है वो क्या होती है, उसके लाइफ साइकिल्स के अंदर क्या होती है, जब भी प्रेग्नेंट होती है तो वो जहाँ भी जॉब करती होगी, जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होगा, तो उनको सर्टेन बेनिफिट्स देने होते हैं। ये बेनिफिट्स हमें आर्टिकल 42 के अंदर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला मैटरनिटी एक्ट के थ्रू, अभी क्या है, जो लीव का ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है कि अप टू 2 चाइल्ड्स तक जो है ना लीव जो है ना अराउंड हमें देखने को मिलती है 26 वीक की। आपको पेड लीव दी जाती है ड्यूरिंग द
प्रेगनेंसी कब लेनी वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो अराउंड 26 वीक की आपको पेड लीव दी जाती है जॉब्स पे एम्प्लॉयर के द्वारा। गवर्नमेंट में तो फिक्स है, प्राइवेट के अंदर भी ये चीज़ें बाइंडिंग है, पर एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे कुछ और ही सिनारियोज देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 42 किसकी बात करता है, मैटरनिटी रिलीफ की बात कर रहा है, जो कि क्या है एक सोसाइटी और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे सोशल प्रिंसिपल्स के अंदर रखा गया। अगेन हम बात करें आर्टिकल 43 की, तो आर्टिकल 43 क्या बात करता है, आर्टिकल 43 बात करता है टू सिक्योर अ लिविंग वेजेस, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन द सोशल एंड द कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हो गया फॉर ऑल द वर्कर्स। तो वर्कर्स के प्रोटेक्शंस की बात करता है हमें आर्टिकल 43 देखने को मिलता है कि भाई प्रॉपर उनको लिविंग वेजेस मिलने चाहिए, उनकी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, उनके पीएफ, इनकी मेडिकल, सीएसआईसी हो गया वगैरह, ये सारी चीज़ें और वर्कर्स के प्रोटेक्शंस की बात हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 43 के तहत। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 43A, तो आर्टिकल 43A क्या बात करता है, तो देखिए आर्टिकल 43A की बात करें हम, तो आर्टिकल 43 बात करता है टू टेक द स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, कि भाई ये जो वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना लेबर कर रहे हैं, लेबर यानी कि अपना काम कर रहे हैं, बट इन्हीं लेबर्स को यानी कि इन्हीं वर्कर्स को इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए। ये जो है ना प्रोविजंस हमें आर्टिकल 43A के अंदर देखने को मिलते, ताकि क्या हो, इनका एक्सप्लॉयटेशंस ना हो एम्प्लॉयर्स के द्वारा, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग में इनका कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए। ये बात करता है आर्टिकल 43A, पर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती नहीं है। लेबर जो है, वर्कर जो है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना लेबर देता है और अपने वेजेस लेता है। मैनेजमेंट में उनकी ये चीज़ें, मैनेजमेंट के इनके अंदर पार्टिसिपेशन वर्कर का देखने को मिलता नहीं है। यानी आर्टिकल 43A जो है वो भी ग्राउंड लेवल पे हमें इतना इम्प्लीमेंट होता दिखाई नहीं देता। अब बात करें हम आर्टिकल 47 की, आर्टिकल 47 क्या बात करता है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस हो गया एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल एंड द इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। भाई पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गया, इन सब की बात करते हैं। साथ ही साथ हो गया न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करना, है ना, बहुत से प्रोग्राम्स हैं न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर, जैसे मिड डे मील देखने को मिलता है, आंगनवाड़ी प्रोग्राम है ना। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें, और यही सारी चीज़ें हमें आर्टिकल 47 के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये देखें हमने कुछ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स वन बाय वन, जो कि हैं आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A एंड 47 के अंदर देखने को मिलते हैं। अब चलिए हम सेकंड लेवल की बात करते हैं और सेकंड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जो कि है गांधीयन प्रिंसिपल। अब आपको नाम से ही पता चलता होगा कि भाई गांधीयन प्रिंसिपल इनको क्यों बोला गया है, तो उसका रीज़न भी सिर्फ यही है कि भाई गांधी जी के प्रिंसिपल से रिलेटेड है। गांधी जी जो थे उनके कुछ आइडियल्स थे, हमें पता है, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अ पावर, है ना, सेल्फ सफिशेंसी हो गया, विलेज लेवल इकोनॉमीज़ हो गया, है ना, साफ़ सफाई रखना, इंटॉक्सिकेंट हो गया, है ना, ड्रग्स और लीकर का यूज़ नहीं करना। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि क्या थे, गांधी जी के प्रिंसिपल थे, और यही प्रिंसिपल जो हमें DPSPs के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं प्रिंसिपल को हमने क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल बोल दिया हमारे ईजीनेस के लिए। अब ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं हमें, जो कि क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 40 क्या बात करता है, आर्टिकल 40 बात करता है टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड एंडो देम हो गया विद द नेसेसरी पावर, है ना। तो आर्टिकल 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट गांधीयन प्रिंसिपल का है, जो कि क्या बात करता है, विलेज पंचायत की बात करता है। हमें पता है गांधी जी जो थे वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, पंचायत, गांव की बात करते थे, गांव के डेवलपमेंट की बात करते थे, उन्हें पावर देने की बात करते। तो यही चीज़ें हमें आर्टिकल 40 के अंदर देखने को मिलती है कि अब क्या करो, पंचायत जो है उनको मोर पावरफुल बनाओ, उनको मोर फंड और पावर प्रोवाइड करो, ताकि, क्योंकि क्या है, पंचायत जो है ना वो डायरेक्ट लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पे जुड़ी हो रहने वाली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो आर्टिकल 40 बात करता है पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, और इसी के लिए हम आपको पता ही होगा 1992 के अंदर क्या किया जाता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 1992 के अंदर, और विलेज पंचायत जो है उसको क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो हमें आर्टिकल 40 से ही डिराइव
किया हुआ प्रिंसिपल देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 40 किसकी बारे में बात करता है? विलेज पंचायत। आर्टिकल 43 की बात करें जो कि क्या है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, और इन दोनों के अंदर कॉमन देखने को मिलता है अगेन टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज़, टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री की बात करता है। गांधी जी अगेन विलेज लेवल पंचायत की बात करते थे, फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करते थे। वो जो चरखा चलाया करते थे वो भी क्या इंडिकेट करता था कहीं ना कहीं इस चीज़ को कि आप क्या करो, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो। तो ये जो आर्टिकल है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो गया है ना, और द कोऑपरेशंस के बेस पे उसको प्रमोट करना, ये हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 43। जबकि आर्टिकल 43 सेम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में भी हमें देखने को मिला था, है ना। वहाँ ये क्या बात कर रहा था आर्टिकल 43, तो वहाँ जो हमें देखने को मिला था आर्टिकल 43 ये क्या बात कर रहा था? वेजेस के बारे में बात कर रहा था ना, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, ऑफ द वर्कर्स हो गया, उसकी बात कर रहा था। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना और उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको क्या करना, कहीं ना कहीं डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, वेजेस हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम देख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो 43 भी क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल है, जो कि किसकी बात करता है? कॉटेज इंडस्ट्री को, यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो है कॉटन की इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 43B की। आर्टिकल 43B क्या बात करता है? तो आर्टिकल 43B की हम बात करें तो ये बात करता है टू प्रमोट द वॉलेंटरी फॉर्मेशन हो गया, ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो गया, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड द प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन शॉर्ट ये बात कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है ये आर्टिकल। तो आर्टिकल 43B हमें देखने को मिलता है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, और ये क्या है? एक गांधीयन प्रिंसिपल है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को पता है हमें ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2011-13 के अराउंड, है ना। आर्टिकल 19 के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन है। और अगर DPSP की बात करें तो आर्टिकल 43B जो हम देख रहे हैं इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है 2011 के अराउंड, राइट। अब बात करते हैं हम सेकंड प्रिंसिपल की, जो आर्टिकल 46 हो गया। आर्टिकल 46 क्या बात करता है? प्रमोट करने की बात करता है एजुकेशंस एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ होम, ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन, दैट इज़ SCs, STs, OBCs, जिनके साथ सोशली क्या हुआ, जिनके साथ हिस्टोरिकली हमें क्या देखने को मिला है? डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है। तो इन सभी को क्या बात, इन सभी के लिए क्या बात करता है आर्टिकल 46 के? इन सभी की एजुकेशन लेवल पे और इकोनॉमिक इंटरेस्ट लेवल पे हेल्प की जाए किसके द्वारा? गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो ये आर्टिकल 46 बात करता है कि भाई आप क्या करो, जितने भी बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं जैसे कि SCs हो गए, STs हो गए, OBCs हो गए, इन सबको क्या करेगी गवर्नमेंट जो है ना को हेल्प करना चाहिए। किस मैटर्स में? तो भाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। साथ ही साथ इनके एजुकेशन और वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को क्या करने चाहिए? कदम उठाने चाहिए। और साथ ही साथ हमें चीज़ें देखने को भी मिलती है। एजुकेशंस की बात करें तो रिजर्वेशंस हो गया, अगेन इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड हो गया, अगेन रिजर्वेशंस देखने को मिलता है। तो ये जो रिजर्वेशन है कहीं ना कहीं क्या हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 46 दैट इज़ DPSP से ही डिराइव किया गया है, जो कि मेन मोटो भी है DPSP का कि भाई यहीं से प्रिंसिपल उठा के आप क्या कर सकते हो, उनको फंडामेंटल राइट्स बना सकते हो, डिफरेंट लॉज बना सकते हो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 47 की। आर्टिकल 47 क्या बात करता है? ये प्रोहिबिट करता है इंटॉक्सिकेंट ड्रिंकिंग एंड द ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू द हेल्थ। तो भाई ड्रग्स हो गए, है ना, लीकर हो गए, इन सब चीज़ों को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 47। क्योंकि गांधी जी भी क्या थे? गांधीयन प्रिंसिपल और गांधी प्रिंसिपल्स भी क्या थे? स्ट्रिक्टली ये जो लीकर और ड्रग्स है इनके क्या थे? खिलाफ थे ना। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रिंसिपल आर्टिकल 47 इसी की बात करता है। आर्टिकल 48 की बात करें हम तो आर्टिकल 48 क्या बात करता है? आर्टिकल 48 बात करता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ अ काउस, क्लेव्स, मिल्च एंड द ड्रॉट कैटल्स टू इम्प्रूव देयर ब्रीड। मतलब काउस जो है उनका स्लॉटर देखने को मिलता है हमें, है ना। काल्स होते हैं उनका भी स्लॉटर्स यानी उनको क्या जाता है? कसाई खाने के अंदर उनको इलीगली काटा जाता है और उसके मीट का कंजप्शन किया जाता है। तो ये जो क्या है इनह्यूमन हो गया बोल सकते हैं हम लोग, चीज़ें हैं, है ना, उन चीज़ों को कम करना और इनफैक्ट बंद ही करना, प्रोहिबिट करना। तो ये आर्टिकल्स बात करता है आर्टिकल 48 जो कि गांधीयन प्रिंसिपल का ही पार्ट है। क्योंकि गांधी जी का भी कहीं ना कहीं यही मानना था कि भाई जितना ज़्यादा हो सके हम क्या करें? वेज डाइट को फॉलो करें। अब इस पर देखिए सोसाइटी में 2 व्यूज़ हो सकते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज को प्रमोट करते हैं, जो वेज खाते हैं वो वेज को प्रमोट करते हैं, जो दोनों खाते हैं वो दोनों को प्रमोट करते हैं। सोसाइटी में सभी लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं।
इस पे कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। बट गांधी जी का जो मानना था हम वो पढ़ रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि भाई ये जो काउज़ है, इन सब का जो इलीगल स्लॉटर देखने को मिलता है, इलीगल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, इनको कम किया जाना चाहिए, है ना। तो ये गांधी जी का प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 48 के अंदर। क्लियर है। तो ये हमें कुछ देखने को मिलते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की, जो कि प्रिंसिपल्स हैं हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ये कुछ प्रिंसिपल होंगे जो कि लिबरलिज्म की बात करेंगे। लिबरलिज्म यानी कि मॉडर्निज्म हो गया, लिबरलिज्म यानी कि लिबर्टी हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, इनकी कुछ बात करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की। तो आर्टिकल 44 क्या बात करता है, तो हमें सबको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में शायद हम एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल लॉ के अंदर पूरे देश में एक ही कानून है, बट सिविल केस के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शंस हो गया, है ना, इन केस के अंदर क्या अलग अलग पर्सनल लॉज देखने को मिलते हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉज हो गए। तो ये क्या देखने को मिलते हैं, सिविल लॉज के अंदर अलग अलग पर्सनल लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती है। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है, ये सिविल मैटर में भी जो यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज है ना, उसको साइडलाइन किया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉज बनाए जाएँ जो कि क्या यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो हर एक कम्युनिटी को। रिलीजियस बेस पे सिविल लॉज अलग नहीं होने चाहिए। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये लिबरल लिबर्टी की बात करता है कहीं ना कहीं, इसीलिए हमने लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर इसे ऐड किया है अंडर आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 की बात करते हैं। आर्टिकल 45 क्या बात करता है, आर्टिकल 45 बात करता है टू प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अल्टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। यानी 0 से 6 ईयर्स की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं हम, है ना, न्यूट्रिशंस की बात करते हैं, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, अच्छे खाने की बात करते हैं। तो चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी 0 से 6 ईयर्स की एज होती है, उसमें प्रॉपर है ना उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, है ना, उनको अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीज़ें और इन सब के प्रोटेक्शंस की बात आर्टिकल 45 करता है। अब आर्टिकल 48 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 48 क्या बात करता है, तो आर्टिकल 48 बात करता है टू ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री ऑन अ मॉडर्न एंड द साइंटिफिक लाइन। कि भाई कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इससे अलाइड एक्टिविटीज़ है, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर है ना, वो सारी चीज़ें क्या हैं साइंटिफिक लाइन पे होनी चाहिए, यानी कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके होनी चाहिए, जैसा कि हमको देखने को मिलता है यूएसए और अदर कंट्रीज़ के अंदर। तो उसी लाइन पे क्या होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये जो हैं एग्रीकल्चर एंड द अदर एक्टिविटीज़ है एनिमल हस्बेंड्री की, वो साइंटिफिक लाइन पे होनी चाहिए। आर्टिकल 48 ये बात करता है। आर्टिकल 48 ए की बात करें तो ये क्या बात करता है, ये बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट हो गया एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 48, इसीलिए इसको लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में डाला गया है। इसके अलावा हम बात करें आर्टिकल 49, तो आर्टिकल 49 बात करता है टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स प्लेस एंड द ऑब्जेक्टिव्स हो गया हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो ऐसे बहुत सारे हमें पता है हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, कल्चरल आर्टिफैक्ट देखने को मिलते हैं, हेरिटेज देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं इनके प्रोटेक्शंस की बात हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 की बात करें हम ऑन द अदर एंड, तो क्या बात करता है, ये सेपरेशन हो गया बिटवीन द जुडिशरी हो गया एंड द एग्जीक्यूटिव। याद रखना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के सेपरेशन की बात नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं एग्जीक्यूटिव और पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल। मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर एज अ लेजिस्लेचर काम करते हैं और आउटसाइड पार्लियामेंट एज अ मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। तो इनके सेपरेशंस की बात नहीं होती है, सेपरेशंस की बात होती है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर्स और द कोर्ट के बीच के सेपरेशंस की बात करता है, वो बात करता है आर्टिकल 50। ऑन द अदर एंड अगर आर्टिकल 51 की बात करें तो ये इंटरनेशनल पीस की बात करता है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करता है, इंटरनेशनल लॉज की बात करता है कि भाई बायलैटरल रिलेशन या मल्टीलैटरल रिलेशंस होते हैं वो पीसफुल होने चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको पीसफुल डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू रिजॉल्व करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉज है दैट इज़ द यूएन हो गया, इन सब की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बात करता है हमें आर्टिकल 51। क्लियर है। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किए और हर एक प्रिंसिपल्स को हमने आर्टिकल्स के सेंस में डिटेल के अंदर डिस्कस किया। कुछ आर्टिकल्स ओवरलैप भी हमें देखने को मिलते हैं इन 3 डिफरेंट प्रिंसिपल्स के अंदर। क्लियर है। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं रखेंगे टाइम कंस्ट्रेंट्स के कारण। क्लियर है। तो आज क्या देखा हमने, अगर हम एक बार रिकैप करें तो हमने सबसे पहले देखा कि व्हाट आर द DPSPs, उसके प्रोविजंस कहाँ रखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ किस
कंट्री से डिराइव किया गया था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ग्रैनवेल ऑस्टिन ने क्या कमेंट की थी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज़ को लेके। उसके बाद कुछ फीचर्स देखे हमने डीपीएसपीज़ के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक देखा हमारा डिटेल में कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, पर हमारी इजीनेस के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल, और सभी आर्टिकल्स को हमने क्या देखा, डिटेल्स के अंदर देखा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। आने वाले लेक्चरों के अंदर हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एक आई थिंक 1 लेक्चर और लगेगा इसके लिए, तो हम उसको भी डिटेल में देखेंगे। क्लियर? तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा ये चीज़। तो हम क्लोज करेंगे इस चैप्टर को या इस लेक्चर को यहीं पे। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही इनिशिएटिव्स की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए एंड करेंगे हम इसी के साथ हमारे लेक्चर को। तब तक के लिए जय हिंद।